नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, भारतीय सेना ने कर दिया ढेर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, आर्मी डे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे का संदेश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाएंगे भारत और अमेरिका, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी, भारतीय सेना ने किया ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना अमृतसर की तहसील अजानला की बीओपी कोट रायजादा की है। यहां एक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस पाकिस्तानी को सीमा सुरक्षा बल ने मौके पर ही ढेर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के आला अधिकारी भी पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी नागरिक को रुकने की चेतावनी भी दी थी। बार बार भारतीय सैनिक उस घुसपैठिए से मना करते रहे, लेकिन वह माना ही नहीं। चेतावनी के बाद भी जब घुसपैठिया नहीं माना तो भारतीय सेना ने उसे तुरंत ढेर कर दिया। हालांकि घुसपैठिए के पास से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ की घटनाएं हर हफ्ते हो रही है। सेना भी इसे लेकर बराबर सतर्क है। बीती 8 जनवरी के दिन अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को तब वापस लौटा दिया जब भारतीय सेना इस बात को लेकर निश्चित हो गई कि वे गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। बीएसएफ को इन युवकों के पास ना तो हथियार मिले और ना ही कोई संदिग्ध वस्तु। सेना ने एक गहन पूछताछ के बाद सभी 6 युवकों को रिहा कर दिया था। सभी रिहा किए गए युवकों की उम्र 20 से 21 साल के बीच थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, आर्मी डे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे का संदेश। जी हां दोस्तों, 73वें सेना दिवस के अवसर पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शुक्रवार को ड्यूटी करते हुए बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान की सराहना की। साल 2020 को चुनौतियों और अवसरों से भरा बताते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना इस दौरान देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने पर दृढ़ रही। भारतीय चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा पर जारी गतिरोध को लेकर आर्मी चीफ ने कहा, हमारे बहादुर ऑफिसरों और जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी पर गतिरोध के बीच सेना की त्वरित कार्रवाई की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने को लेकर प्रतिबद्ध होने के साथ ही भारतीय सेना ने यथास्थिति को बदलने के हर प्रयास का त्वरित और निर्णायक जवाब दिया। आर्मी चीफ ने कोरोना महामारी के बीच लगातार आतंकवाद के खिलाफ छेड़े जा रहे अभियानों का भी जिक्र किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने आर्मी डे पर संदेश दिया। अपने संदेश में बिपिन रावत ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आर्मी डे या सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। केएम करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाएंगे भारत अमेरिका, विदेश मंत्रालय। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने वीरवार को बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत एवं अमेरिका के साझा हित है तथा साथ मिलकर काम करने की दोनों देशों की क्षमता का क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान में एक सकारात्मक प्रभाव है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्रंप प्रशासन के हाल में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से संबंधित सवालों के जवाब में यह बात कही। दस्तावेजों में कहा गया है कि समान सोच वाले देशों के साथ मजबूत भारत रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन के रूप में काम करेगा। श्रीवास्तव ने कहा, अमेरिका सरकार की रिपोर्ट पर एक सवाल अमेरिका सरकार के प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए। हालांकि मैं कहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच एक समग्र रणनीतिक वैश्विक भागीदारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एजेंडे हमारे बढ़ते आर्थिक सहयोग और रणनीतिक तथा सुरक्षा हितों के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तथा इससे पूरे सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हित हैं। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने की हमारी क्षमता का क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान में एक सकारात्मक प्रभाव है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी घना कोहरा, पड़ रही कड़ाके की ठंड, अगले 2 दिन रहेगा यही हाल। जी हां दोस्तों, राजधानी में आज भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। वहीं उत्तर भारत में भी सुबह सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। अगले 2 दिनों तक भी इससे राहत मिलने के कोई आसार नहीं है।
मौसम विभाग की माने तो भारत के मैदानी भागों में अगले 2 दिनों तक मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिक्कत ये है कि कोहरे के साथ लोगों को कड़ाके की ठंड का भी टॉर्चर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम रही, जिसकी वजह से सुबह काम के लिए बाहर निकलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मकर संक्रांति पर ठंड का प्रकोप कुछ ऐसा रहा। यह पिछले 22 सालों की सबसे ठंडी मकर संक्रांति रही। गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गुरुवार की सुबह हल्की धूप निकली तो लेकिन ज्यादा देर टिकी नहीं। स्मॉग की मोटी परत पूरे दिन राजधानी में छाई रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल को अमेठी में हराने के बाद अब सोनिया गांधी की रायबरेली पर भाजपा की नजर। 2022 में सभी विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में मात दे दी। अमेठी के बाद अब बीजेपी की नजर सोनिया गांधी की सीट और कांग्रेस पार्टी के अंतिम गढ़ रायबरेली पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक रायबरेली में लोगों तक पहुंचने की कोशिशों को आगे बढ़ाया गया है। आने वाले महीनों में केंद्रीय मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने कहा, रायबरेली भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी लोगों के लिए 24/7 काम करती है और अंशकालिक राजनीति में लिप्त नहीं होती है। भाजपा उन सीटों पर काम करती है जहां वह कोई भी चुनाव हारती है। हमने 2014 और 2019 के चुनावों के बाद भी ऐसा किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने अमेठी जीती। हम अगले चुनाव में रायबरेली जरूर जीतेंगे। मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही भाजपा। पाठक के दावे निराधार नहीं है। अमेठी जीतने के बाद भाजपा नेहरू गांधी परिवार के दूसरे गढ़ रायबरेली लोकसभा सीट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के अलावा रायबरेली भी जाती रही हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को रायबरेली का प्रभारी मंत्री बनाया गया। पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी और योगी सरकारों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। रायबरेली भाजपा अध्यक्ष रामदेव पाल ने कहा, हाँ, हम मोदी और योगी सरकारों की उपलब्धियों को लोगों तक ले जा रहे हैं। हमारे पास बूथ स्तर तक एक मजबूत पार्टी संरचना है। कांग्रेस ने भले ही 2019 के चुनावों में रायबरेली को जीत लिया, लेकिन पार्टी की जीत का अंतर काफी कम हो गया। भाजपा रायबरेली में 2022 के विधानसभा चुनावों में सभी विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बाध्य है और निश्चित रूप से 2024 के चुनावों में लोकसभा सीट जीत सकती है। 2018 में अमित शाह ने रायबरेली में की थी मेगा रैली। भाजपा अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने अप्रैल 2018 में रायबरेली में एक मेगा रैली को संबोधित किया और कांग्रेस एमएलसी दिनेश सिंह को भाजपा में शामिल किया। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद रायबरेली से कांग्रेस के दोनों विधायक राकेश सिंह और अदिति सिंह बागी हो गए। हालांकि दोनों पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाए रखने के साथ साथ कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं और भाजपा के करीबी माने जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। बोले, अगर कोई महाशक्ति हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई महीनों से रिश्तों में तल्खी बनी हुई है और सीमा पर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ चीन ने अपने सैनिकों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, तो भारत भी ड्रैगन को उसी की भाषा में समझाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ 8 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सिंह ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूं, यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी किसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मित्रवत संबंध रखने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में 5वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर कहा, यह हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ताना संबंध चाहता है, क्योंकि यह हमारे खून और संस्कृति में है। चीन के साथ गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और धैर्य दिखाया है और यदि इसे बयां किया जा सके तो हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों को ढेर कर देने का असाधारण साहस दर्शाने वाले भारतीय जवानों की भी प्रशंसा की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद पर फिर घिरा पाकिस्तान। यूएनओ में भारत ने खोली आतंक के आका की पोल। जी हां दोस्तों, जेल और सजा अगर मजाक बन जाए तो क्या होता है,
वही होता है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई थी। पिछले हफ्ते ही 26/11 के गुनहगार लखवी को भी सजा सुनाई गई। इन दोनों को टेरर फंडिंग के मामले में ये सजा सुनाई गई है। क्या वाकई ये सजा सच है या पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है? इसे दिखावा ना कहें तो क्या कहें, दुनिया जानती है। सबको पता है कि FTF में अगर पाकिस्तान की गर्दन ना फंसी होती तो ना ये नौटंकी होती और ना ही इनकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है। भारत ने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के ढोंग को बेनकाब किया है। वो जो आतंक के आका है, वो जिनके दर से नफरत की नदी बहती है, वो जो अमन के दुश्मन है, सबसे पहले आतंक पर उनका ढोंग देखिए। गिरफ्तारी का खेल और फिर सजा। इसे दिखावा ना कहें तो क्या कहें, दुनिया जानती है। सबको पता है कि FTF में अगर पाकिस्तान की गर्दन ना फंसी होती तो ना ये नौटंकी होती और ना ही इसकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान की यही कारस्तानी रही है। मगर अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान मॉडस ऑपरेंडी की कलई खोल कर रख दी है। सिर्फ आतंक के आका पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि उसके आका चीन की भी। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन दोनों देशों से साफ कर दिया है कि आतंक के मामले में नो इफ नो बट, फैसला होना चाहिए फटाफट। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, कैसे ये पड़ोसी मुल्क दुनिया की नजरों में आतंकवाद पर चोट करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा देता रहा है, और कैसे पाकिस्तान की हुकूमत भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद करती रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने उसका कच्चा चिट्ठा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से खोला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर आतंकी गतिविधियों पर लगा ब्रेक, 270 सक्रिय आतंकियों पर पैनी नजर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की फिजा लगातार बदल रही है। पिछले साल धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को गहरा धक्का लगा है। इस बाबत जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में महज 270 आतंकवादी ही सक्रिय हैं, जो पिछले सालों की अपेक्षा बेहद कम है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, तो वहीं घुसपैठ और आमजनों की हत्या की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई है, जो राहत की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ही 100 से अधिक आतंकवाद विरोधी सफल अभियान चलाए गए, जिसमें लगभग 225 आतंकवादी ढेर किए गए। वहीं वर्तमान पर नजर दौड़ाया जाए तो कुल 270 आतंकवादियों में 205 कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में 2019 में 421 और 2020 में 300 आतंकी सक्रिय थे, जिसमें 2018 में 257 और 2019 में 160 आतंकी मारे गए। दिलबाग सिंह ने स्वीकार किया कि किश्तवाड़, डोडा और पुंछ सहित जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में आतंकी गतिविधि पर लिप्त पाए गए हैं, जिस पर पैनी नजर है। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों को तब गहरा धक्का लगा जब आतंकियों के आका की सफाई करने में सफलता मिली, जिससे नए भर्ती पर एकदम से रोक लग गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, बोले पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार हैं TMC के 41 MLA। जी हां दोस्तों, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दावा किया कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर भाजपा में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। इन चुनावों में विपक्षी भाजपा के सामने बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन 41 विधायकों को भाजपा में ले लूं तो वहां बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा, हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे भाजपा में नहीं लेंगे। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है और घुसपैठिए बहुत आक्रामक रूप से भाजपा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वहां अवैध गतिविधियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों के बाजे बजा दिए हैं। विजयवर्गीय ने कहा, गलत गतिविधियों में शामिल लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, पर पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा भद्र समाज हमारे साथ है और हम अगले विधानसभा चुनावों में वहां निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी महासचिव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोविड-19 टीकाकरण का झूठा श्रेय लेना चाहती हैं। विजयवर्गीय ने कहा, देश भर में पहले चरण के दौरान 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, लेकिन बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि पश्चिम बंगाल में वे कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाने जा रहे हैं। बीजेपी महासचिव ने तंज किया, मोदी के इस टीके पर बनर्जी अपने मुहर लगाने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति पर यह गाना फिट बैठता है।
अपने देश का कपड़ा और मुहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पर्व के मौके पर जवान जुटे सुरक्षा में, पाकिस्तान को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बीते कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस बीच एक बार फिर से पड़ोसी देश ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के देवगवार सेक्टर से सामने आया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के देवगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में गोलीबारी की है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अभी हाल ही में उसने पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा की गई इस गोलीबारी की घटना में शाहपुर सेक्टर का एक नागरिक घायल हो गया था। वहीं इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार को नियंत्रण रेखा पर बालाकोट, किरनी और माल्टी सेक्टरों में बने सेना की चौकियों हमला किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सेना की चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाकर बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, भारत को दे सकता है सैन्य समर्थन, चीन हुआ नाराज। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें सामने आया है कि अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाने चाहिए। हालांकि चीन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नाराज हो गया है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल रही है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर दक्षिण एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। बीबीसी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे इलाके में चीन अमेरिकी गठबंधन को कमजोर कर खुद बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की एक कथित गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक होने से हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा है कि उसने उस रिपोर्ट की कॉपी देखी है, जिसमें अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। खुलासे के मुताबिक साल 2018 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 10 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इंडो पैसिफिक इलाके में पिछले 3 सालों में चीन, भारत और उत्तर कोरिया के अलावा बाकी के देशों को लेकर रणनीति का जिक्र है। इस दस्तावेज में चीन को चिंता के तौर पर रेखांकित किया गया है। इसके बाद उत्तर कोरिया को भी इसी रूप में देखा गया है। दस्तावेज की रणनीति में इस बात पर जोर है कि चीन से मुकाबला करने के लिए इलाके के वैसे देशों से गठजोड़ करने की जरूरत है जो उदार अर्थव्यवस्था वाले हैं और अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के विस्तार को रोकने के लिए भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत भारत से चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित किया जा सकता है। रिपोर्ट में रूस के बारे में कहा गया है कि वो इस इलाके में हाशिए पर है। नीव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने इसी से जुड़ा सवाल पूछा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाक को कड़ा संदेश, विदेश मंत्री और आर्मी चीफ ने सुनाई खरी खरी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले सेना प्रमुख नरवणे भी भारत के खिलाफ दोनों देशों की जुगलबंदी पर निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सूर्य देव नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करें, पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू की दी बधाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, मकर संक्रांति पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। वहीं उन्होंने पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सभी को, विशेष रूप से मेरी तमिल बहनों और भाइयों को पोंगल की शुभकामनाएं। यह विशेष त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता रहे। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और आगे की भावना के लिए प्रेरित करता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर्व का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है और इसे तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य भागों श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर तथा अन्य कई स्थानों पर रहने वाले तमिलों द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। WHO ने दिखाया गलत मैप तो भारत ने जताई नाराजगी, लेटर लिख 2 टूक कहा, नक्शे को तुरंत बदलो। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भारत के मैप को गलत दिखाने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली ने WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस से 2 टूक कहा है कि वे वेबसाइट पर लगे भारत के मैप को नए मैप से तुरंत बदलें। भारत की ओर से WHO को भेजा गया पत्र 1 महीने में तीसरा है। इससे पहले 3 और 30 दिसंबर को
WHO के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस को पत्र भेजा जा चुका है। इसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस डैशबोर्ड समेत वीडियोस और मैप भारत की वास्तविक सीमाओं को नहीं दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने टेड्रोस के सामने यह आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उस पत्र को देखा है जिसे इंद्रमणि पांडे ने 8 जनवरी को टेड्रोस को भेजा था। इसमें वे लिखते हैं, मैं WHO के विभिन्न वेब पोर्टलों के नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत दिखाने पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। इस संबंध में मैं WHO को भेजे गए हमारे पिछले मैसेजों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो इसी तरह की गलतियों की ओर इशारा करते हैं। मैं एक बार फिर से WHO के विभिन्न वेब पोर्टलों से भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाने वाले नक्शे को तुरंत हटाने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं। WHO ने भारत के इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश से अलग दिखाया था। 5168 स्क्वायर किलोमीटर में फैली शक्सकाम वैली, जिसे 1963 में अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था, उसे चीन का हिस्सा दिखा गया। वहीं साल 1954 से चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र को हल्के नीले रंग की पट्टियों में दिखाया गया है। यह रंग उसी तरह का है जिसका इस्तेमाल चीनी क्षेत्र को बताने के लिए किया जाता है। बता दें कि भारत के गलत नक्शों को प्रकाशित करना भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसमें 6 महीने की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।